हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ आयुष और आपका स्वागत है ए टू जेड स्टडी एग्ज़ाम्स चैनल पे। चलिए ठीक है, आज जो है हमारी पॉलिटी की क्लास है, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करके बताया नहीं कि ज्योग्राफी के बाद हमें कौन सी क्लास लेनी थी, तो मैंने इसलिए पॉलिटी क्लास ले आया। और ये है पार्ट 1, तो ये भी आपका 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, जैसे ज्योग्राफी ख़त्म हुई है। अगर कुछ एक्स्ट्रा दिन लगते हैं तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए लगते होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अब इसमें से कौन सा अनुच्छेद है ना, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? क्या करता है? प्रोमुलेटिंग ऑर्डिनेंस। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसका आंसर है आर्टिकल नंबर जो 123 है, अनुच्छेद 123 है, वो इन्हें ये पावर प्रोवाइड करता है, जो पावर है देता है। प्रेसिडेंट के बारे में जानते हैं थोड़ा, राष्ट्रपति के बारे में इंग्लिश में तो आप पढ़े होंगे, हिंदी में समझा देता हूँ। जो राष्ट्रपति संघ जो है, संघ की कार्यकारिणी का मुख्य होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो होता है संघ की कार्यकारिणी का मुख्य होता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से एकल सक्रिय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। ओके, अब योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी करनी की चाहिए थी, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, उसे केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार, ठीक है याद रखिएगा, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 60 जो है राष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। अब जितने भी मैं डिटेल फॉर्म में आपको आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद लिख के लाऊंगा, पढ़ाऊंगा, सब याद करके रखना। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो मैंने क्वेश्चन कराया वही आएगा पेपर में, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूँगा, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से ज़रूर आएगा। ठीक है, अब चाहे क्वेश्चन हो चाहे डिटेल फॉर्म में से हो। राष्ट्रपति की शपथ जो होती है भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति जो होते हैं वो अपने कार्यकाल में प्रवेश करने की जो तारीख से 5 साल की अवधि के लिए पद धारण करेगा। ठीक है, अब जो भारत के संविधान अनुच्छेद 123 है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आर्टिकल 143 है यानी अनुच्छेद 143 है, वो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार देता है। ठीक है, टू सीक द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी राय देने के लिए बाध्य है। ओके, तो जो राष्ट्रपति को बाध्यकारी नहीं है ना, अपनी राय देने के बाध्य है, जो राष्ट्रपति को बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 77 में क्या क्या है कि भारत सरकार की सभी जो कार्यकारी कार्रवाई होगी वो राष्ट्रपति के नाम पर दी जाएगी। अनुच्छेद 111 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा जो भी विधेयक होंगे यानी बिल्स होंगे वो अपनी सहमति की घोषणा करेंगे या फिर अपनी सहमति को रोक लेंगे। बस शर्त ये होगी वहाँ पे कि वो फिर से विचार करेंगे यानी पुनर्विचार करेंगे और उसके बाद संसद को एक बिल वापस करेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट को रिकंसिडरेशन के लिए बिल देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, संसद में स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य है। एडजॉर्नमेंट मोशन इन पार्लियामेंट क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर 1, डिस्कशन ऑन अर्जेंट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव का क्या है? सार्वजनिक महत्व के अति आवश्यक विषय पर चर्चा। तो क्या है ये कि तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर जो सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे संसद में पेश किया जाता है। इसे स्वीकार होने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। ओके, ये सदन जो है ये सदन के सामान्य व्यवसाय को बाधित कर सकता है, इस कारण से इसे एक असाधारण प्रस्ताव जो है माना जाता है। जो प्रस्ताव है ये यानी जो एक तरह से शर्त है या फिर ये मान लीजिए कि कंडीशन है ना, कंडीशन है, हाँ, ये एक क्रियाशील सरकार को दोषित किया जा सकता है, इसलिए राज्यसभा को इस प्रस्ताव का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। स्थगन प्रस्ताव जो है इस पर चर्चा 2 घंटे और 30 मिनट से कम की नहीं होनी चाहिए, यानी मिनिमम तो 2.5 घंटे होनी चाहिए, उसके आगे कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी करनाल में। ठीक है, कहाँ हुई थी? करनाल में हुई थी। ये डेयरी जो है अनुसंधान के लिए एक प्रमुख स्थान है। इसे 1989 में सम जो है विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। किसका दर्जा दिया गया था? डीम्ड यूनिवर्सिटी का, 1989 में।
पहले 1923 में जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये बेंगलोर में ढूंढा गया था एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी प्रोडक्ट के लिए। 1936 में इसे फिर से रीनेम करा गया, यानी फिर से नाम रखा गया इसका क्या, इम्पीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद 1947 में, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 1947 में आफ्टर इंडिपेंडेंस इसे फिर से इसका नाम चेंज कर दिया और इसे वापस नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया। 1955 में हेडक्वार्टर्स जो थे इस इंस्टीट्यूट के मुख्यालय उसे करनाल में मूव कर दिया गया, जो कि कैंपस है ये 1384 एकड़ की ज़मीन पे फैला हुआ है, ठीक है। जो इस इंस्टीट्यूट का एम है वो है कि स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थियों के साथ, साइंटिस्ट के साथ और जो भी डेयरी इंडस्ट्री के लोग होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ डेयरी प्रोसेस यानी डेयरी प्रोसेस की क्या बोलते हैं व्यवस्था को और सुधारने के लिए उनके साथ ये काम करती है, ठीक है, एकदम शांतिपूर्वक स्थिति में। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है 1923 करनाल में फाउंड हुआ था, ये तो आपको बता दिया, ठीक है। यही हिंदी में लिखा है, यही इंग्लिश में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत संविधान की कौन सा अनुच्छेद संघ के लिए है लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग प्रदान करता है, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट, ओके। तो ये है अनुच्छेद 315 यानी आर्टिकल 315 यानी 315 या फिर 315। देखिए कुछ आर्टिकल हैं पब्लिक कमीशन से रिलेटेड ही। तो जो 315 ये आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश वाले समझ जाएंगे पर हिंदी वाले नहीं समझ पाएंगे, है ना। 315 जो है संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। 316 ऐसे सदस्यों की नियुक्ति और कार्यालय। लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाना और निलंबित करना। आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति। ये अलग अलग है, 316, 317, 318, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे हैं ये, ठीक है। तो इनको आप PDF डाउनलोड करके ज़रूर पढ़िएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था? ज़्यादातर लोग बताओ आंसर क्या लगाते हैं। आपका यहाँ पे एक ऑप्शन दे दिया नन ऑफ द अबव, अगर इसकी जगह एक और ऑप्शन दे सकते हैं वो ऑप्शन होगा 22 नहीं 23 जुलाई कर देंगे। हाँ 23 जुलाई 1947, क्योंकि पहले आता था साल, फिर जब बच्चों को साल याद होने लग गया तो उन्होंने डेट चेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। महीना कौन सा है? जुलाई का, और इसका आंसर है 22 जुलाई 1947, एग्जैक्ट डेट है, याद रखिएगा। जो राष्ट्रीय ध्वज यानी राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइन को भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और जो राष्ट्रीय ध्वज है इसका आकार आयताकार होना चाहिए, रेक्टेंगल, ठीक है। ध्वज की लंबाई ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? ऊंचाई मतलब चौड़ाई का ही अनुपात क्या है? लंबाई से ऊंचाई 3:2, ठीक है। भारतीय ध्वज संहिता क्या है? यानी ये इसका लेंथ है, ये इसका ब्रेड्थ है, ऊंचाई और लंबाई और चौड़ाई। 2002 के प्रावधानों के अनुसार आम जनता जो निजी संगठनों और जो शैक्षणिक संस्थानें है, आपका एक मिनट में पेन ढूंढ रहा था, संस्थाएं आदि के सदस्य द्वारा जो राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, ओके। कोई भी प्रतिबंध जो है नहीं है, सिवाय प्रतीक और नाम के हद तक अनुचित प्रयोग की रोकथाम जो है। और क्या था? ठीक है, अधिनियम जो था 1950 और राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम जो था 1971 और किसी अन्य कानून के तहत अपमान का निवारण, यह 15 अगस्त 1947 को भारत का प्रभुत्व का जो आधिकारिक ध्वज ये बन गया था, यानी नेशनल फ्लैग जो है बन गया था, ऑफिशियल फ्लैग ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो ये फ्लैग था, ये जो झंडा था, ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया का एक निशानी बन गया था। जो फ्लैग है ये स्वराज फ्लैग के नाम से भी उसके ऊपर जो स्वराज फ्लैग था उसके निर्धारित पे मतलब उसके जैसा ही बनाया गया था। ये फ्लैग 2000 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिज़ाइन बाय किसके द्वारा डिज़ाइन करा गया था? पिंगाली वेंकैया बाय लॉ। ये खादी कपड़े का बनना चाहिए जो कि हैंड स्पन, जो मतलब हाथ की छड़ी से बनाते हैं, है ना। क्लोथ और सिल्क, जैसे आपने गांधी जी को देखा होगा, गांधी को कि वो बनाते हैं चरखड़ा चलाते थे जो, है ना, उससे। और ये किससे डिज़ाइन करा गया था? किन्होंने डिज़ाइन करा था? पिंगाली वेंकैया को। तो दो चीज़ें पूछी जाती हैं, दो चीज़ें नहीं, जो भी इसमें मैंने ब्लैक कलर से बोल्ड कर रखा है, ठीक है, जो आपको एकदम मोटा मोटा दिख रहा है वो याद कर लीजिएगा ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है फंक्शंस है, इसमें से कार्य हैं एक राज्यसभा के, कौन से हैं? तो इसका आंसर जो है ये सारे, ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सारे, कि जो संसद के में भारत के राज्यों को प्रतिनिधि करना, कानून बनाने के लिए एक बिल शुरू करना, और ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये सब पढ़ लीजिएगा। राज्यसभा के बारे में जानते हैं, राज्यसभा जो है फंक्शन है, प्राइमरली फंक्शन है, यानी पहला फंक्शन है किसका, स्टेट्स ऑफ इंडिया, राज्य इंडिया भारत के राज्य का संसद का, ठीक है। जो राज्यसभा है वो एक लेजिस्लेशन असेंबली है, ठीक है। यहाँ पे एक बिल होता है, राज्यसभा में से एक बिल पास होता है। अगर कोई भी आपको कानून बनाना है तो आपको पहले एक बिल पास करना होगा, जब बिल पास हो जाता है तो कानून बनता है। तो उसको पहले रिव्यू करते हैं, उसका रोल देखते हैं, तब वो जाके लोकसभा से लॉज उसके इनिशिएट होते हैं, ठीक है। जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो एमएलए होते हैं अनेक राज्यों के, किसी भी राज्य के होते हैं, भारत के ही किसी भी राज्य के एमएलए होते हैं, यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। 223 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और प्लस 12 मेंबर्स अलग से हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करे गए हैं, ठीक है। ये खाली स्लाइड आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के लिए सबसे पहला संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो इसका आंसर आपको याद होना चाहिए, इसका आंसर है एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय ने दिया था। अब जो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की आधिकारिक मांग की गई थी। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। एम एन रॉय जो है सबसे पहले भारत के संविधान सभा का विचार दिया था। जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, यानी संविधान सभा का इंडिया के लिए, वो पहली बार किससे दिया गया था? एम एन रॉय के द्वारा। कब? 1934 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने डिक्लेयर करा था, उन्होंने कहा था कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्री इंडिया का, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से होगा, जो कि एक मतलब कोई भी बाहर के जो लोग होंगे, बाहर देश के जो लोग होंगे, या फिर कोई भी भारत के बाहर से जो लोग होंगे, उन लोग का कोई भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई भी कोई एक तरह से मान लीजिए कोई भी पैर नहीं अड़ाएगा, अरंगी नहीं अड़ाएगा। जो अगस्त ऑफर थे सर स्टाफोर्ड, ठीक है, उनके द्वारा ये एक्नॉलेज दिया गया था, क्रिप्स, ठीक है, पूरा नाम है स्टाफोर्ड क्रिप्स। और इन्होंने एक ब्यूरो जो होती है उस टाइम पे, वहाँ से एक ये मान लीजिए कि जो आपका इस वाले पॉइंट पे थे ना, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्राप्त होने वाले स्वायत्त संविधान की जो रूपरेखा पर ब्रिटिश सरकार ने एक प्रस्ताव के साथ 1942 में भारत आए थे, ठीक है। अब जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग भारत, को दो अलग अलग संविधान सभाओं में के साथ दो स्वायत्त राज्य में विभाजित करना चाहती थी, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई इस योजना के तहत नवंबर 1946 में जो संविधान सभा का गठन किया गया था, संविधान सभा को आंशिक रूप से मान्यता और अशांशिक रूप से निर्वाचित निकाय होना था। अब और भी कुछ है, जो संविधान सभा के चुनाव हुए थे, जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 208 सीटें, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें, छोटे समूह और निर्दलीय ने 15 सीटें जीती थी। हालांकि रियासती को 93 सीटें आवंटित करी गई थी, ठीक है, आवंटित करी गई थी। इसका मतलब ये संविधान सभा और इससे फैसला करा गया था, और जो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रधान जो है प्रदान करता है? तो ये कौन सा है? तो ये है भाग XV1 यानी 16, ठीक है, पार्ट 16 जो है करता है। अब देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे संविधान में जो भाग 16 है वो कुछ वर्गों से संबंधित है। भाग 16 में जो है अनुच्छेद 303 से लेके, यानी आर्टिकल 330 से लेके 342A तक कंटेन है। कि अब 330 क्या है? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST और हाउस ऑफ द पीपल में, ठीक है। 331 क्या है? एंग्लो इंडियन कमेटी जो है उसकी रिप्रेजेंटेशन। 32 में क्या है? रिजर्वेशन ऑफ SC ST इन लेजिस्लेटिव असेंबली। 333 में क्या है? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का लेजिस्लेटिव असेंबली में। 338 क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये सब है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़िएगा PDF डाउनलोड करके। और ये कुछ भाग हैं, जैसे कि 17 हो गया, 16 के बारे में आपको पढ़ा दिया, 17 हो गया, और ये हो गया आपका 14 और ये होगा 15। 14 क्या करता है कि संघ और राज्यों के तहत सेवाओं में संबंधित है, आधिकारिक भाषा से संबंधित है। और जो 15 है आपका वो चुनाव से
संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, अनुच्छेद 161 किसके बारे में बताता है और क्या बताता है? तो ये बताता है पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति। तो 161 है अनुच्छेद, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल मौत की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते थे। ये होता था कि जैसे मौत की सज़ा मिल गई तो उन्हें माफ़ नहीं कर सकते थे। अब राज्यपाल के पास कोर्ट मार्शल द्वारा दोषी दी गई सज़ा को माफ़ करने की शक्ति जो है शक्ति नहीं है। हाल ही में 3 अगस्त 2021 को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के राज्यपाल मौत की सज़ा पाने वाले कैदियों सहित कम से कम 14 साल की जेल की सज़ा काटने से पहले ही कैदियों को माफ़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 अगस्त 2021 को ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये इस आर्टिकल को याद रखिएगा, यानी अभी रिसेंटली का है। मजबूत केंद्र सरकार के साथ संघीय व्यवस्था को किससे उधार लिया गया है? तो ये लिया गया है कनाडा से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। अब क्या हुआ था कि भारत की जो संघीय सरकार है इसको कनाडा के संविधान से लिया गया था। ओके, संघ सूची के जो विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। अनुच्छेद 245 से 255 में भाग 11 में केंद्र राज्य विधायी संबंधों पर चर्चा की गई है। भारत के संविधान में जो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के रूप में जो है आपका 3 प्रकार की सूचियाँ मौजूद हैं। संघ सूची जो है यहाँ पे संचार विदेश नीति है जिनमें रक्षा और आदि शामिल है, ये सब। ठीक है, तो आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। प्लस एक बच्चे का कल डाउट था कमेंट बॉक्स में, उसने लिखा था कल 10th क्वेश्चन में, पता नहीं उसने कुछ बोला था, मजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? उसने मतलब ये बोला था। ठीक है, तो ये पूरा दे रखा है कि जो मजुली द्वीप है, मजुली आइलैंड है, ये ब्रह्मपुत्र में है, असम के पास है। ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम के पास है। ये पूरा मैंने ये दे रखा है, कल्चर कैपिटल ऑफ असम है ये सारा। ये सब आप पढ़ें, ठीक है, तब आप कुछ कह सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ जो है, इसमें मैंने साथ साथ में और भी नदियों के नाम बताए हैं कि इनको क्या बोला जाता है क्या नहीं बोला जाता, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लाइक कर देते हैं। ठीक है, आप लाइक करिएगा, कमेंट करके अगर कोई इससे डाउट हो पॉलिटी से तो ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको डाउट होंगे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ाई हैं जो आपको नहीं मालूम थी। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और इसकी जो प्लेलिस्ट है हमने बना दिया, तो आपको क्लास ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे होगा IAF, ठीक है, जीके करके होगा। ओके, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाएगा पीडीएफ के लिए, और प्लस ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी है। ठीक है, कमेंट में आया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए है कि नहीं है, तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी है। ओके, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।